जय श्री राम। असिंधु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हमारी भारत माँ के इतिहास की सत्य असत्य की ये लड़ाई शुरू है। मित्रों, आज तक हमने ग्रीकों से लेके मध्ययुगीन खाना बदोश्त, तुर्की, अरबी, इथोपियन, उज़्बेक, यूरोपियन, मुगल को मैं असली नस्ल नहीं मानता, वो तो मिश्र नस्ल के लोग। ये जो आक्रांता है, इनका 2000 साल का सच्चा इतिहास आपके सामने हमने रखा है। विजयनगर, राजपूत और कारगिल का सत्य शेष है। मित्रों, आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अगर ये आक्रांता, चाटुकार, घिनौने वामपंथियों ने रचा जो झूठ है वो एआई में जा चुका है, उसको हमें चुनौती देनी है। अगर ये झूठा इतिहास एआई में सत्यापित हो गया तो भविष्य में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि एल्गोरिथम में ये हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास शुरू है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें जिंदा रखें। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र। ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी, लेकिन जब उसने काली माँ के साथ उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नटराज जी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। जय श्री राम। आज हमारे महान पराक्रमी उदाजी पवार। मित्रों, पवार घराना मूलतः राजस्थानी परमार राजपूत ही है, क्योंकि ब्रह्मेंद्र स्वामी ने कृष्णाजी पवार को एक पत्र लिखा है। उस लिखे पत्र में स्वयं स्वामी पवारों को आदर युक्त संबोधित करते हैं। स्वामी कहते हैं, दिल्ली से आए 7 कुलीन घराने में से एक आपका है। आपको तो सूर्य, गायत्री और यज्ञोपवीत का मान है। आपको वेदोक्त का अधिकार है। वैसे इन पवार लोगों को पवार के जो प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठान के लोगों ने संशोधन करके ये तथ्य हमारे सामने लाया है कि पवार वंश तो ठेठ पौरस तक पीछे जाता है। पौरस भी परमार थे। जैसे शतक गुजरते गए, पवार वंश की अनेक शाखाएं तैयार हुई। आगे इन्होंने कुछ ने पवार उपनाम त्याग कर अपने गांव का उपनाम धारण कर लिया, जैसे सुपेकर, सावंत, नाइक निम्बाड़कर, सिर्फ निम्बाड़कर वगैरह वगैरह। मित्रों, श्री शिवराय की प्रथम पत्नी जो थी सईबाई साहेब, ये सईबाई साहेब जो छत्रपति संभाजी महाराज की भी माता थी, वो फलटन गांव के निम्बाड़कर घराने से थी। एक शाखा धार के पवार की है। कुछ पवार कोंकण में पांडित्य भी करते थे, क्योंकि उनका वो अपनी बुद्धि और वेद ज्ञान से क्षत्रिय होने के बावजूद उन्होंने ब्राह्मण्य का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो वो कोंकण के कई गांव के मंदिरों के प्रमुख ब्राह्मण पुजारी भी बने। तो उन्होंने
में क्षत्रिय पवार ये नाम त्याग के पंडित उपनाम अपनाया। मित्रों, ये आज के हमारे क्रिकेटियर चंद्रकांत पंडित ये पवार ही हैं। मित्रों, पुणे से नज़दीक एक गांव है मलठन। ये मलठन गांव के ये पवार पाटिल थे। संभाजी पवार के पुत्र उदाजी थे। जन्मतिथि दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं है, मुझे नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। किंतु मित्रों, 1698 में उदाजी ने मांडवगढ़ में अपने सैन्य के साथ विश्राम किया था। मांडवगढ़ में विश्राम किया था। ये एक तात्कालिक पत्र में इसका उल्लेख है। तो ये निश्चित है कि बाजीराव के जन्म के समय उदाजी अपनी यौवनावस्था में रहे होंगे। तो इसका मतलब है कम से कम 75 से 85 के बीच इनका जन्म शायद हुआ होगा। शायद, मुझे पक्का नहीं मालूम। आगे 1709 में इन्होंने मांडवगढ़ में फिर विजय पा ली। 1720 से पालाजी के बहुत ज़्यादा आग्रह पर इन्होंने हिंदवी स्वराज्य के दीवान बनने को सहमति दी और थोड़े दिन ये दीवान बने भी। मारवा गुजरात के इतिहास में लगातार हमें उदाजी पवार का नाम सामने आता है। 1724 में उदाजी ने मध्य प्रदेश के धार में अपना वास्तव्य किया और कायम स्वरूपी अपना थाना भी वो धार में ही बनाया। स्वतः शाहू महाराज ने 1726 में इनसे ये धारकर उदाजी पवार जो है इनसे संधि कर ली थी। 6 विविध विधेय थे इस संधि में। मूलतः शासन व्यवस्था, महसूल और सेना के बारे में ये शर्तें लिखी गई हैं। इससे पक्का लगता है कि महसूल के मामले में शाहू थोड़े से ज़्यादा सख्त थे और शायद यही पैसे का कोई मामला होगा कि बाजीराव और उदाजी में वितुष्ट आ गया। 3-4 प्रकार की किंवदंतियाँ इसके बारे में लिखी हैं इतिहास के पुस्तकों में। मैं उसमें नहीं पढ़ता क्योंकि फिर पक्षधर होने का भी खतरा होता है ना, तो इसलिए मैं नहीं उसमें पढ़ता। लेकिन आज 300 साल बाद अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो यथार्थ तो ये बचता ही है कि 1727 के आखिर में इन दोनों में वितुष्ट था और ये इतना बढ़ गया था कि बाजीराव ने उदाजी को कैद भी कर लिया था। फिर बाद में उन्होंने उसे छोड़ा भी है। इस बार फिर जब छोड़ा तो उदाजी ने मांडवगढ़ फिर जीता है। मैंने आपको बताया था कि परम प्रतापी खंडेराव दाभाडे के साथ डबई के प्रसिद्ध युद्ध में भी उदाजी थे और वो खंडेराव को साथ दे रहे थे। 1731 के चिमाजी अप्पा के तीरड़ा युद्ध में भी ये शामिल थे। इसके बाद फिर कहीं जाके बाजीराव और उदाजी में समेट होता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये महसूल का ही मामला होगा, क्योंकि 3-4 साल बाद अगर समेट होता है तो इसका मतलब है मन में द्वेष नहीं था, कुछ पैसे का ही मामला था, तो इनमें वितुष्ट आ गया। और ये भी है कि उदाजी आयु से भी ज़्यादा होंगे, तो नेमस्त हमारे शाहू महाराज ने बाजी को मनवा कर इनका समेट करवाया। उदाजी पवार के बारे में एक किंवदंती और है कि 1736 में सिद्दी के विरुद्ध भी उदाजी पवार मराठाओं के साथ कोंकण उतरे थे। ये कहते हैं कि 1736 में रायगढ़ के पास एक सिद्दी अफवानी के विरुद्ध युद्ध में इनको वीर मरण प्राप्त हुआ। ये किंवदंती है, इसका कोई अधिकार इतिहासकारों ने लिखा नहीं है।
न इसके कोई पत्र अवेलेबल है, बल्कि 1729 का बाजीराव का एक पत्र उदाजी के भाई आनंद राव को है। उसमें वचन भंगता, फिर व्यवहार में अविश्वास दिखाना, थोड़ी सी आनंद पवार की हेरा फेरी, इससे त्रस्त बाजीराव ने एक लंबा खत लिखा है। खत की शुरुआत देखो आप। राव आनंदराव पवार गोसावी यास, स्नेह बाजीराव बल्लाळ प्रधान, आशीर्वाद। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है मित्रों कि हमेशा बाजीराव हो, सदाशिवराव भाऊ हो या कोई भी पेशवा हो, ये हमेशा चिमाजी अप्पा हो, विशेषता बाजीराव और चिमाजी अप्पा हमेशा पेशवा कभी भी उन्होंने नहीं लिखा, बट उनका उपनाम था, ये भी कभी नहीं लिखा। उन्होंने हमेशा पत्र में बल्लाळ प्रधान लिखा। अब उनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ था, तो ये बल्लाळ कौन है मुझे समझ नहीं आता। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इतिहास संशोधन मंडल को पत्र भी भेजा है कि प्रधान ये तो समझ आता है, ये तो उपाधि थी शायद, लेकिन ये बल्लाळ जो है तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि बालाजी विश्वनाथ का नाम बल्लाळ होगा, इसलिए स्नेह बाजीराव बल्लाळ प्रधान। आगे बाजीराव लिखते हैं, पवार प्रामाणिक, एकवचनी, वचन के सच्चे, फिर भी तुम्ही मुदत जाहली असताना माणसे फिरवलीत, येणेकरून तुमचे पतीस शब्द लागला। आपके पास मुदत थी, नहीं, मुदत जाहली असताना, मुदत तो पूरी हो गई थी, फिर भी आपने आपके जो आपने भेजे थे मावळे, उनको वापिस आपने बुलाया। ऐसियास वचनात अंतर पडल्याने तुमची पत कशी राहील? अगर ऐसा होता है तो आपके वचन में अंतर आने से या आपका वचन भंग होने से आपको क्या लगता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बची रहेगी? तुम्हाकडे मुजरात माणसे पाठवली आहेत, तो ऐवज त्यात पावला पाहिजे। पत्र पावेल तत्क्षणी त्यांचे पदरी ऐवज घालणे। आपके पास कुछ आदमी भेजे हैं, आपने जो माल आपके पास रखा है वो उनको मिलना चाहिए। जैसे पत्र आपके हाथ में पड़ा, उनको तुरंत ऐवज दे देना। ऐवज त्यांच्या पदरी घातल्याविना भोजन जरी कराल तरी आमची आण असे। आपको मेरी शपथ है कि उनको ऐवज दिए बिना आप भोजन भी नहीं करोगे। आपको मेरी शपथ है अगर आपने भोजन किया। 6-20 रवि लाखर, लेखन सीमा। अब ये पत्र मित्रों श्रीयुत आठले के संग्रह में है, इसलिए मैंने उसकी शुरुआत बस आपको कही है। कुछ कहते हैं कि उदाजी 1736 में लड़ाई में मारा गया, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 6 अगस्त 1736 का बाजीराव का माळवा के देशपांडे को लिखा हुआ आज्ञा पत्र है। आज्ञा पत्र में बाजीराव देशपांडे को लिखते हैं कि ज़कात सरदेशमुखी आनंदराव पवार यास मान होता। आनंदराव पवार ज़कात और सरदेशमुखी का अधिकार रखते थे। ते मृत्यू पावले, उनका निधन हो गया। याच करता त्यांचे पुत्र यशवंतराव पवार यास दिल्ले असे, और इसीलिए
वो जो आनंद पवार के अधिकार थे जकात और सरदेशमुखी के, वो उनके पुत्र यशवंतराव पवार को हमने दे दिए हैं। 6-9 रवि लाखर सवा सल्लासीन मया व अलफ। मित्रों, ये यशवंतराव बड़ा कर्तृत्ववान था। श्रीयुत आठल्य के पत्र संग्रह में एक मंडलोई दफ्तर का पत्र मिला है। वहाँ भी आनंदराव पवार की निधन की तारीख 1736 लिखी है। अब 3 पत्र है जो कहते हैं आनंदराव पवार 1736 में मिले। तो इसका सीधा मतलब होता है, एक तो सिर्फ आनंदराव पवार 100% 1736 में मृत्यु पा गए हैं, या फिर आनंद पवार की जगह उदाजी पवार का नाम लिखना ये लोग भूल गए, पता नहीं। लेकिन उदाजी पवार का नाम कहीं नहीं है, आनंद पवार का नाम 2 जगह पे पाया गया है। पता नहीं ये यूट्यूबर जो है उनको कैसे पता चला कि उदाजी पवार वो रायगढ़ के पास मर गए हैं सिद्धि से लड़ते लड़ते, और उनको क्या तथ्य में। यूट्यूबर जो है ये तथ्य नहीं बताते कि आपको ये तथ्य कहाँ से मिला कि भाई उदाजी 1736 में ही मरे हैं। मैंने जो पढ़ा है उस कोई पुस्तकों में कहीं लिखा नहीं है। अब और एक पुस्तक है दुर्दैवी गंगू, इस नाम का पुस्तक है। इसमें तो यशवंतराव के बारे में यही लिखा है कि 1736 में इनका निधन हो गया। अच्छा, इनके पर्सनालिटी के बारे में भी दुर्दैवी गंगू में लिखा है कि भाई यशवंतराव पवार शरीर से सामान्य थे, उनका रंग काला था, कद काठी ऊंची थी, बड़ी आंखें थी, मुद्रा अत्यंत क्रूर लेकिन बाणेदार, मुद्रा अत्यंत क्रूर थी, बर्ताव उनका राजा जैसा था। बताते हैं एक नौकर का इनसे कोई हुआ होगा, कुछ मसला हुआ होगा, तो उसने या यशवंतराव पवार ने उस नौकर का सर कलम कर दिया था। उसके बाद सभी उनसे बहुत डरते थे। साफ है ये अहंकार हुआ होगा। आगे देखते हैं मित्रों, मोहम्मद बंगश, जो बंगश कबीले का अफगानी पठान था। मालवा का जिक्र मोहम्मद बंगश के बिना नहीं हो सकता। वंदे मातरम।